प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मशहूर वकील उज्ज्वल निकम साहब को फ़ोन लगाया और पूछा कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं, एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे समस्त देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और निश्चित तौर पर यह मानेंगे कि किया हुआ कर्म कभी न कभी फल जरूर देता है। अब ये जो प्रधानमंत्री जी की चुटकी है, जो उज्ज्वल निकम साहब से, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और देश के मशहूर वकील हैं, उनसे उन्होंने बात कही, तो आप समझ सकते हैं कि किस अंदाज में चुटकी लेकर वो किसी को जवाब देते हैं। मराठी भाषा पर बहुत विवाद चल रहा है और इस बीच में अगर एक मराठी व्यक्ति से बात करना हो तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं। उज्ज्वल निकम साहब ने जवाब दिया, आप हिंदी में बात करें। निश्चित तौर पर यह चुटकी बहुत सारे लोगों को चुभ गई होगी और प्रधानमंत्री ने संकेत में बहुत सारी बातें कह भी दी। फिलहाल आज हम शैलेश की बात में उज्ज्वल निकम साहब के इस बात से कहने ये जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा 4 राज्यसभा सांसद मनोनीत किए गए हैं 2 दिन पहले, और उसमें एक उज्ज्वल निकम साहब भी हैं। लेकिन 3 और लोग हैं, जिसमें एक हैं मीनाक्षी जैन, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला और साथ ही साथ समाजसेवी सी सदानंद, जो कि केरल से आते हैं। तो आप कहेंगे इसमें खास क्या है? राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया है, किया ही जाता है, लेकिन खास है। खास इस वजह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन व्यक्तियों को चयनित किया है, निश्चित तौर पर अपने आप में मिसाल है। अधिकतर आपने देखा होगा कि किसी जाति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी बिजनेसमैन को या जिससे कुछ लाभ हो वैसे लोगों को इस प्रणाली से राज्यसभा सांसद मनोनीत किया जाता है। लेकिन विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से अवार्ड ऐसे ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं, लेकिन उनके कार्य बहुत उल्लेखनीय हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा सांसद का भी चयन जो इस बार किया गया है वह भी एक मिसाल है। उज्ज्वल निकम साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो देश के प्रसिद्ध वकील हैं और आतंकवादी कसाब के फांसी दिलवाने में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे सी सदानंद की, जिन्हें हम समाजसेवी के रूप में देख रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं जिसने अपार कष्ट सहकर इस मंजिल तक पहुंचने में वो कामयाब हुए हैं, या यूं कहें कि उन्हें उस मेहनत का फल प्राप्त हुआ है। और मैं उसी व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूं, सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप कहेंगे ये कौन है जिनकी इतनी चर्चाएं आप कर रहे हैं? ये केरल से आते हैं, मल्लीपुरम जगह है और जो कन्नूर जिले में पड़ता है। इनके पिताजी शिक्षक थे, वे स्वयं भी शिक्षक हैं और इनका पूरा परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ था। CPIM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से इनके परिवार का नाता था। जब ये शिक्षक हुए और वो 1980-81 का दौर रहा था,
जब इनके मन में जब उन गरीब बच्चों के प्रति जो समर्पण की भावना थी, उनके आसपास जाते तो बहुत विचार करते और फिर इन्हें कुछ कविताओं का संग्रह प्राप्त हुआ। भारतीय दर्शनांगल की कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएं इनके हाथ लगी और उन कविताओं को पढ़ने के बाद इनको लगा कि दुनिया और भी है, सिर्फ वामपंथ विचारधारा ही नहीं है, इसके अलावा भी कई विचारधारा है। और 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन करते हैं। जबकि पूरा परिवार वामपंथी विचारधारा का था, वैसे भी जिस क्षेत्र से आते हैं वामपंथियों का गढ़ है और वामपंथ में जो विचारधारा है वह एन केन प्रकेन किसी तरह से उस विचार को मानना ही पड़ता है। उसके विरुद्ध जो जाते हैं उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। आज के परिवेश में भी आप देख रहे होंगे। और जब 1984 में ये आरएसएस से जुड़े तो निश्चित तौर पर इनको कष्ट तो सहना ही था। बहुत सारे इनके विरोधी हुए, बहुत तरह की यातनाएं दी गई, बहुत प्रकार से इन पर प्रहार हुआ, लेकिन इनमें भारतीय दर्शन जो वामपंथ के विपरीत था वो जागृत हो चुका था। ये टस से मस नहीं हुए और ठीक लगभग 10 वर्ष बाद 25 जनवरी 1994 ये विद्यालय से होकर बस के द्वारा अपने घर जा रहे थे और जैसे ही बस से ये उतरे वामपंथियों ने इन पर प्रहार कर दिया और इनके दोनों पैर काट लिए गए। खून से लथपथ ये सड़क पर बिलखते रहे, लेकिन वामपंथ की जो क्रूरता होती है वो कभी कभी सीमा लांघ जाती है। किसी ने मदद नहीं की। एन केन प्रकेन घर के लोग जुटे और तब इन्हें अस्पताल ले जाया गया और दोनों जो पैर थे वो इनके समाप्त हो चुके थे। और फिर इन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैर के सहारे विद्यालय जाने लगे, उन बच्चों को पढ़ाने लगे, समाज की सेवा करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में थे तो प्रधानमंत्री से यानी कि नरेंद्र मोदी जी से इनका परिचय कराया गया और मंच पर खड़े होकर उसी कृत्रिम पैर के सहारे प्रधानमंत्री ने इनकी जानकारी ली। और वो व्यक्ति 13 जुलाई 2025 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति महोदया के द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किए जाते हैं। अब सोचिए, वामपंथी विचारधारा ने जिनके दोनों पैर काट लिए हों, वो व्यक्ति कृत्रिम पैर के सहारे संसद की सीढ़ियों पर होंगे, संसद भवन में होंगे और संसद में अपनी बात कह रहे होंगे। तब वो कौन सी चुभन होगी जो वामपंथियों को या जो उस विचारधारा के लोग हैं उनको लगेगी। तो इसके दो परिणाम हैं, दो फलाफल हैं। एक तो कर्म का फल
मिलकर रहता है, अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो एक न एक दिन आपको उसका फलाभूत अवश्य मिलेगा, जो श्री सदानंद को मिला है। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने उस दुखती रग पर विपक्षियों का हाथ रखा है, जिसे सुन सुनकर, देख देख कर अंदर अंदर तिलमिलाहट होगी। ये प्रधानमंत्री का विशेष अंदाज है और इसीलिए बहुत कुछ होने के बाद भी आदमी उस व्यक्तित्व का कायल हो जाता है। गर्व होना चाहिए कि ऐसा समाजसेवी, ऐसा व्यक्तित्व हमारे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये मॉडल है, ये प्रमाण है, ये प्रेरणा है नई पीढ़ी के लिए कि आप राष्ट्रभक्ति में जुड़े, सेवा का फल अवश्य मिलेगा। शैलेश की बात पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।